इकोनॉमिक्स कर रहे हैं हम। आज का टॉपिक है केंद्रीय बजट 2023-24। जब तक 24-25 का बजट नहीं आता तब तक यही इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। और केंद्रीय बजट का जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में वो 112 है, और अगर राज्य का बजट बोलेगा तो उसका आर्टिकल 202 है, 202। तो 112 को 202 के साथ मिला के पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। मतलब याद करने के लिए कि 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सेंटर, और अगर स्टेट का बोलेगा तो 202 वार्षिक वित्तीय विवरण कहाँ का, राज्य का, ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ स्टेट, ठीक है। ये चीजें हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार का बजट वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2023 को लोकसभा में प्रस्तुत किया। मोदी सरकार का 11वां बजट, कौन से नंबर का बजट था, 11वां बजट, एक अंतरिम बजट सहित, तथा उनके दूसरे कार्यकाल का 5वां बजट नियमित बजट था। ज्ञातव्य है कि यहाँ 5 बजट श्रीमती सीतारमण ने प्रस्तुत किए हैं। अमृत काल के इस पहले बजट में समाज के प्रत्येक वर्ग को राहत देने तथा राजकोषीय घाटे को नियंत्रित रखने के साथ साथ अर्थव्यवस्था को गति देने का प्रयास इस बजट में किया गया है, ठीक है। प्रत्येक वर्ग को राहत देने, दूसरा राजकोषीय घाटे को नियंत्रित रखने, फिस्कल डेफिसिट को नियंत्रित रखने के साथ साथ अर्थव्यवस्था को गति देने। ये यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा हुआ अर्थव्यवस्था को गति देने, क्योंकि आपको पता है कोरोना काल में अर्थव्यवस्था कहाँ, ठीक है ना। बाद में बताते हैं कि वी शेप, कुछ लोग बताते हैं के शेप। अर्थव्यवस्था को गति देने का प्रयास इस बजट में किया गया। भारत का अमृतकाल, अमृतकाल से मतलब समझते हैं, अमृतकाल किसे बोला जाता है, ये वर्ड यूज क्यों कर रहा है अमृतकाल, अमृतकाल चल रहा है ना, क्यों बोल रहे हैं, बताओ भाई। 70, हाँ 75 साल हो गए ना आजाद हुए देश को, कितने, इसलिए अमृतकाल, अमृतकाल चल रहा है, इसलिए वर्ड यूज कर रहे हैं बार बार। भारत का अमृतकाल सिर्फ स्वाभिमान का गौरवमयी अनुभूति का ही अवसर नहीं है, यह स्वावलंबन को ऊंची उड़ान देकर स्वतंत्रता के 100वें वर्ष में विकासशील से विकसित राष्ट्र बनने के संकल्प साकार करने का भी स्वर्णिम काल है। मतलब 75 वर्ष हो चुके हैं हमें आजाद हुए, और हमने संकल्प लिया है कि जब 100 साल के हो जाएंगे हम, है ना, आजादी के 100वां साल मना रहे होंगे, उससे पहले पहले हमें क्या होना है, विकसित राष्ट्र बनना है, ठीक है। बीते वर्ष 5 राज्यों में चुनाव होने के बावजूद मोदी सरकार ने लोक लुभावन के बजाय विकास का दूरदर्शी बजट प्रस्तुत किया था। अब सरकार ने इसी संकल्प को सशक्त करते हुए सप्तर्षि मंडल रूपी 7 स्तंभों पर, सप्तऋषि मंडल पता है आपको, ऊपर दिखाई देता है रात को अगर आप देखेंगे, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 सप्तऋषियों के नाम पता है, सप्तऋषियों के नाम नहीं पता, अच्छा ढूंढिए, नेट पे ढूंढिए सप्तऋषि कौन है हमारे। तो सप्तऋषि मंडल रूपी 7 स्तंभों पर आधारित समावेशी विकास वाला बजट पेश किया है। समावेशी विकास को क्या बोलते हैं, समावेशी विकास को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, समावेशी विकास, बोलो, 2 वर्ड पढ़ते हैं ना आप बार बार, एक पढ़ते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ, एक पढ़ते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दोनों के मतलब बताइए हिंदी में क्या होते हैं। ये इंक्लूसिव ग्रोथ जो है वो क्या हो गया, समावेशी विकास, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब, अरे ढूंढिए भाई, मोबाइल का यूज कीजिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस हिंदी में सतत विकास, और इंक्लूसिव ग्रोथ मींस जिस तरह से चैटिंग पे हाथ चलते हैं कृपया ढूंढने में भी वो कीजिए जल्दी, समावेशी विकास, ठीक है। तो ये 2 वर्ड आपने याद रखने हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इंक्लूसिव ग्रोथ, है ना। समावेशी विकास वाला बजट पेश किया है। इंफ्रा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो 7 स्तंभ है इसमें क्या है, पहला इंफ्रास्ट्रक्चर। आप पूरे देश में देख रहे होंगे इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है। उत्तराखंड भी उसका एक उदाहरण है, ऑल वेदर रोड उदाहरण है, कर्णप्रयाग रेलवे उदाहरण है ना। और आपको पता है ये 4 लेन 6 लेन ये सारी जगह आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें जो इंफ्रास्ट्रक्चर आता है उसमें और कई चीजें आती हैं, हॉस्पिटल्स, रेलवे स्टेशंस,
देख रहे होंगे आपके, उनको क्या किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसको सही कीजिए भाई, कृषि, एग्रीकल्चर। अगले नंबर पे क्या है, एग्रीकल्चर। तीसरे नंबर पे क्या है, एमएसएमई को मजबूती। एमएसएमई मतलब, एमएसएमई मतलब माइक्रो, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, एमएसएमई। हिंदी में क्या बोलते हैं, ढूंढिए, इन शब्दों से परिचित होइए भाई। बोलने को मैं बोल दूं, लेकिन जब आप ढूंढोगे तो याद होगा आपको। एमएसएमई, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। हिंदी में बोलते हैं लघु मध्यम उपक्रम। आपसे अच्छे तो हिंदी वो बोलते हैं जो बाहर से आते हैं, विदेशों से। ढंग से बोलिए हिंदी को, मातृभाषा का प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए, उच्चारण। बोलिए फिर दोबारा, एमएसएमई को हिंदी में क्या बोलते हैं, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम। ठीक है, एमएसएमई को मजबूती। तो पहले नंबर पे क्या हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरे नंबर पे क्या हो गया, एग्रीकल्चर। तीसरे नंबर पे क्या हो गया, एमएसएमई को मजबूती। चौथे नंबर पे क्या हो गया, रोजगार सृजन, रोजगार एम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं। ठीक है, से लेकर मध्यम वर्ग को टैक्स राहत, टैक्स में क्या राहत देने वाले बजट में अंतिम छोर पर बैठे नागरिक तक पहुंचने के लक्ष्य व हरित विकास को भी बराबर महत्व दिया गया है। तो इन सबको ध्यान रखना आपने, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, एमएसएमई को मजबूती, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मतलब जनरेट करना है, सृजन करना है, से लेकर मध्यम वर्ग को टैक्स राहत, अंतिम छोर पर बैठे हुए नागरिक तक पहुंच प्रत्येक योजना की। ठीक है, और हरित विकास, हरित ग्रीन डेवलपमेंट। समझते हो ग्रीन डेवलपमेंट का मतलब, हरित विकास मतलब अरे पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना है। ये नहीं कि कंक्रीट के जंगल बना दिए, जो भी आप विकास करोगे उसमें एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना है आपने, इस तरह से डेवलपमेंट करना है। हरित विकास को भी बराबर महत्व दिया गया है। बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत को मजबूत पहचान दिलाने के सोच संघ सरकार ने सामाजिक सरोकारों का भी पूरा ख्याल इस बजट में रखा है। आगे, हाँ बताइए, सप्तऋषियों के नाम बताइए। कश्यप ऋषि, ऋषि कश्यप, ऋषि अत्रि, ऋषि भारद्वाज, जमदग्नि, ऋषि जमदग्नि। विवेकानंद मत बनिए, अभी अभी उतना गॉड गिफ्टेड नहीं है, देख के ही आंसर दीजिए। ऋषि गौतम, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि वशिष्ठ। एक बार फिर बोलिए नाम, पहले नाम ऋषि कश्यप, अत्रि। अत्रि आश्रम कहाँ है उत्तराखंड में, अत्रि आश्रम कहाँ है। ऋषि अत्रि की पत्नी का नाम क्या था, अनुसुईया। अनुसुईया माता का मंदिर कहां पर है, चमोली में है। मंडल, गोपेश्वर से आगे मंडल एक जगह पड़ती है, वहां से ऊपर अगर आप जाएंगे तो वहां पर क्या है, जो निसंतान दंपत्ति होते हैं वो अनुसुईया माता के मंदिर में एक मेला लगता है, वहां पर जाते हैं। ठीक है, पूजा अर्चना करते हैं, तो बताया जाता है कि संतान प्राप्ति के लिए क्या होता है, अनुसुईया माता का मंदिर। उसी से आगे जाएंगे अत्रि फॉल पड़ता है, ऋषि अत्रि का अत्रि फॉल। उससे और आगे जाएंगे तो आपका रुद्रनाथ पड़ता है। क्या पड़ता है, रुद्रनाथ के दो रास्ते हैं, एक सगर से होकर जाता है और एक कहां से जाता है, मंडल से। तो मंडल से जाएंगे तो अत्रि आश्रम होते हुए अनुसुईया माता मंदिर होते हुए जाएंगे आप ऊपर, जंगलात का रास्ता है वो। और एक जो मेन रास्ता है वो कहां से है, सगर से। और एक बीच में एक नया रास्ता जो कि बहुत ही सुंदर रास्ता है, बीच में निकाला गया है, सगर से थोड़ा सा आगे से जंगल का रास्ता है, वो सबसे सुंदर रास्ता है, उसमें धूप नहीं लगती है। रुद्रनाथ पंच केदारों में से एक केदार है। ठीक है, अगले ऋषि कौन बताया आपने, ऋषि भारद्वाज। अगले कौन है, ऋषि विश्वामित्र। ठीक है, अगले ऋषि गौतम, ऋषि गौतम का न्याय। जब षड दर्शन पढ़ते हैं हम, क्या पढ़ते हैं,
6 दर्शन पढ़ते हैं, 6 फिलॉसफी पढ़ते हैं अपने देश की, तो सबसे जो पुरानी फिलॉसफी है वो कपिल का सांख्य है। क्या है? कपिल का सांख्य। दूसरा है वैशेषिक दर्शन, किसका? महर्षि कणाद ऑब्लिक उल्लूक दर्शन, उल्लूक का, उल्लूक भी बोला जाता है उन्हें। और तीसरे हैं गौतम का न्याय। चौथा है पतंजलि का योग। तो गौतम का क्या है? न्याय। पतंजलि का योग। और जैमिनी का पूर्व मीमांसा, वादरायण का उत्तर मीमांसा। ये 6 दर्शन है देश के, याद रखना, फिलॉसफी है ना। तो जो बड़े बड़े फिलोसोफर होते हैं वो इनका अध्ययन करते हैं। ठीक, अगले ऋषि कौन बोले आपने? ऋषि जमदग्नि। ठीक है, और ऋषि वशिष्ठ। चलो, इनके बारे में भी मैं क्वेश्चन पूछता, लेकिन अभी बजट चल रहा है तो अभी नहीं पूछ रहा हूँ। ठीक है, बजट में सप्तर्षि के रूप में सरकार की 7 प्राथमिकताओं, बजट की प्राथमिकताएं पढ़ रहे हैं। बजट में सप्तर्षि के, अब ये सप्तर्षि वर्ड जो आया है ना, दरअसल क्या है, ये बजट में यूज किया, लेकिन क्या है कि यूपीएससी है, पूछेगी सप्तर्षि कौन है, इनमें से कौन कौन है, कौन नहीं है, तब क्या करोगे? इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, यूपीएससी की सोच से पूछा मैंने। हालांकि इनके सप्तर्षि अलग हैं। ठीक है, ये 7 प्राथमिकताएं दे रहे हैं, मतलब सरकार की 7 प्राथमिकताओं को दर्शन झलकता है। पहली प्राथमिकता समावेशी विकास की है। किसकी है? समावेशी विकास। ठीक है, विगत 9 वर्षों से, आगे, विगत 9 वर्षों से सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास की अवधारणा के अनुरूप कार्य कर रही है। सरकार कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य गतिविधियों के जरिए किसानों को समृद्ध बनाना चाहती है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए पशुपालन, अब फिर ध्यान रखना आपने यहाँ पे, क्या? पशुपालन। दूसरा मत्स्य, तीसरा मतलब मत्स्य पालन, डेयरी, दुग्ध उद्योग जो है, पर फोकस रखते हुए कृषि कर्ज का दायरा बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। 20 लाख करोड़। मोटे अनाजों को दिया गया प्रोत्साहन किसानों के लिए लाभदायक होने के साथ ही पोषण की पूर्ति करने में भी सहायक होगा। मोटे अनाजों पर ध्यान दिया है सरकार ने। मोटे अनाजों को पूछते नहीं थे, बाजरा खाते थे लोग, रागी खाते थे, लेकिन क्या है कि उसको मतलब स्टेटस के विरुद्ध माना जाता था। अब पता चला है, नए जो शोध हुए हैं, पुराने लोग हमारे ऐसे ही बेवकूफ नहीं थे। 7 अनाज एक साथ पीसते थे, तब खाते थे रोटी। अब क्या है कि पिछले कई सालों से देख रहे होंगे आप, गेहूं खा रहे हैं जी। क्या खा रहे हैं? और उत्तराखंड में कोदा होता है, मंडवा जिसे बोलते हैं। पहले उसको ऐसे ही माना जाता था, गरीब लोग खाते हैं। आज कोदे का रेट शरीर के लिए सबसे जो स्वस्थ जो चीज है, जिससे कभी आपको शुगर नहीं होगा, कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, वो क्या चीज है? कोदा। तो जब वहां के लोगों को पता चला, उत्तराखंड के लोगों को, तो अब उसका रेट बढ़ चुका है। अब गेहूं से कई महंगा है ना। और जितनी हाइट पर कोदा होगा उतना पौष्टिक माना जाता, उतना अच्छा माना जाता शरीर के लिए। तो पुराने लोग पीसते थे, 7 प्रकार के अनाज पीसते थे, तब खाते थे। हम पिछले कई सालों से क्या कर रहे हैं, वो मिल का आटा खा रहे हैं। मिल में क्या होता है, जो आटे के पौष्टिक तत्व होते हैं वो जल जाते हैं। क्या होते हैं? जल जाते हैं। तो और मैदा खा रहे हैं। मैदा आपको पता ही है, 3 पॉइजन होते हैं। 1 इज सॉल्ट, 2 इज मैदा, 3 इज शुगर, चीनी। ये 3 जहर माने गए हैं, पर इनके बगैर चलता भी नहीं है कुछ लोगों का मानना है कि बिना मिठाई के तो जीवन है ही नहीं, मिठाई तो खानी जरूरी है ना। चलो खाइए, जब तक स्वस्थ हैं तब तक खाइए, वर्कआउट कीजिए। जिस तरह से आप रोज सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं 5-6 किलोमीटर की, कुछ भी खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर खा के बैठ रहे हैं तो फिर आपने रोगी हो जाना है। चलो जी, तो पोषण पूर्ति करने में भी सहायक होगा। लोगों को रेवड़ियों के भरोसे राज्य पर आश्रित करने के बजाय सरकार लोगों को कौशल, स्किल, क्या कर रही है? स्किल, कौशल प्रदान कर उनके सशक्तिकरण पर ध्यान दे रही है। और ये आप लोगों का भी फर्ज है, आप युवा लोग हैं। अगर सरकार आपको फ्री में कुछ दे रही है, विरोध कीजिए उसका। क्या कीजिए? विरोध कीजिए और मना कीजिए कि हमें फ्री में नहीं चाहिए, हमें स्किल्ड कीजिए। क्या कीजिए? कौशल दीजिए हमारे हाथों को, ताकि हम क्या करें, अपने देश की अर्थव्यवस्था में योगदान कर सकें। फ्री में खाने की आदत सबसे बुरी होती है। कोई भी सरकार अगर आपको फ्री का देकर आपसे आपका वोट मांग रही है, नकार दो ऐसी सरकारों को। क्या कर दो? नकार दो। ठीक है।
और बोलो कि हम जो भी कमाएंगे अपने पुरुषार्थ से कमाएंगे, हमें आपकी भीख नहीं चाहिए। जैसे कि स्विट्जरलैंड के लोगों ने किया, सरकार ने कहा भाई बहुत प्रॉफिट हो गया प्रत्येक नागरिक के अकाउंट में, हम क्या कर रहे हैं, इतना इतना डाल रहे हैं। उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा नहीं चाहिए भाई, हम अकर्मण्य हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अकर्मण्य हो जाएंगे। हमें इतना स्किल्ड कीजिए कि हमें कोई भी चीज महंगी ना लगे। हमें नहीं चाहिए 2 रुपए किलो 3 रुपए किलो, 2 रुपए किलो गेहूं 3 रुपए किलो। हमें गरीब नहीं रहना है। हमें क्या करना है? स्किल्ड कीजिए, हमें देश की इकोनॉमी में भी भाग लेना है, और साथ में क्या, अपना भी तो एक होता है ना यार। फ्री में क्यों लेना है? खरीद के लेंगे। दुकान में जाएंगे, पूछेंगे सबसे अच्छा वाला गेहूं क्या है, वो बोलेगा 1000 रुपए किलो, तो हम बोलेंगे 100 किलो तोल दो, तब है मजा। क्या है? 100 किलो ही तो होगा 2-3 महीने का, कितना खाओगे? अरे मतलब इतना कमाओ स्किल्ड होकर, नौजवान इतना कमाओ कि कोई भी चीज महंगी ना लगे। समझ में आया? यानी कोई वो चल रहा है क्या, एविएशन का कोई मेला लगा हुआ, एक हेलीकॉप्टर पसंद आ गया, तो इतनी क्षमता होनी चाहिए। कितने का है? इतने का है जी, 10 करोड़ का है, 20 करोड़ का है, तो पेमेंट करके कार्ड से घर में पहुंचा देना पायलट के साथ, आई विल पे। समझ में आया? चलिए जी आगे बढ़िए। जॉब के साथ नहीं कर पाएंगे ऐसा, उसके लिए उद्यमी बनना पड़ेगा आपको। चलो जी, कौशल प्रदान कर उनके सशक्तिकरण पर ध्यान दे रही है। बजट में शिक्षा नंबर 1, शिक्षा नंबर 2, स्वास्थ्य नंबर 3, कौशल विकास स्किल डेवलपमेंट के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। जैसे कि 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। कितने? नर्सिंग की बहुत जरूरत है भाई, यहाँ पर डॉक्टर्स की भी बहुत जरूरत है। कारण यह है कि जिस प्रकार से हमारी जनसंख्या है, तो अगर हम देखते हैं कि एक डॉक्टर मतलब कितनी जनसंख्या पर एक डॉक्टर है, तो बहुत बड़ी जनसंख्या पर एक डॉक्टर है। खाली क्या है? बहुत बड़ी जनसंख्या पर एक डॉक्टर है। दूसरा, हमारे लोग भी अभी क्या नहीं है, मतलब शिक्षित नहीं है कि जाना किसके पास है। प्रॉब्लम हड्डी की है, जा रहे हार्ट वाले के पास। प्रॉब्लम कुछ और है, गैस्ट्रो की प्रॉब्लम है, जा रहे किसके, ब्रेन वाले के पास। अभी पता नहीं है लोगों को, तो उसके लिए भी शिक्षित होना पड़ेगा, है ना, धीरे धीरे। भाई जैसे दांत खराब होगा डेंटिस्ट के पास जाओगे ना, हड्डी में प्रॉब्लम होगी, जॉइंट्स में प्रॉब्लम होगी, तो किसके पास जाओगे? किसके पास जाओगे? हड्डी वाले के पास जाओगे। न्यूरो प्रॉब्लम होगी अगर, न्यूरो वाले के पास जाओगे, है ना। किडनी की प्रॉब्लम होगी तो नेफ्रो वाले के पास जाओगे। बच्चों की अगर प्रॉब्लम होगी तो क्या बोलते हैं बच्चों के डॉक्टर को? बच्चों के डॉक्टर को क्या कहा जाता है बोलो? पेडियाट्रिक। जो पेडियाट्रिशियन होंगे उनके पास जाएंगे। बाल रोग विशेषज्ञ बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं? बच्चों की बीमारी बच्चों के डॉक्टर को दिखाएंगे ना। ऐसे ही अगर डिप्रेशन होगा तो साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे। किसके पास जाएंगे? और साइकेट्रिस्ट के पास सिर्फ इसलिए नहीं जाया जाता कि पागल हो गए। साइकेट्रिस्ट के पास इसलिए भी जाया जाता है कि अगर उदासी है जीवन में, उदासी मतलब कुछ अच्छा नहीं लग रहा, त्योहार मनाने का मन नहीं कर रहा, किसी से मिलने का मन नहीं कर रहा, और क्या बोलते हैं, मतलब किसी की बात इतनी बुरी लग रही है, अकेले में बैठ कर रो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं। किसी की मतलब पड़ोस में कोई अगल बगल या कुछ पड़ा आपने कि वो मर गया, फिर डर पैदा हो गया कि मैं ना मर जाऊं, मरने का डर जिसे बोलते हैं। बार बार अगर अंदर से ऐसा हो, यार मुझे हार्ट अटैक तो नहीं पड़ रहा, हार्ट अटैक तो नहीं पड़ रहा, समझ में आया? या कहीं जाना है, पहाड़ पे जाने से पहले ही सोच लिया कि ओह वहां तो आपदा आती है, कैसे जाएंगे, पत्थर गिरेंगे उसके नीचे हम। अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो इसका मतलब आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हो। और किसको दिखाना चाहिए? साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। साइकेट्रिस्ट क्या करेगा? दवाई नहीं देते हैं, वो क्या करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, आपको कुछ आपके दिमाग को पॉजिटिव करने का प्रयास करते हैं। या प्रिपरेशन के दौरान कई बार होता है, सफलताएं असफलताएं ये लगा रहता है, ठीक है। कई बार असफलताओं से क्या होता है, डिप्रेशन हो जाता है कि जी मैं सफल नहीं हो पा रहा, ऐसा लगता है जीवन सब क्या हो गया, बेकार हो गया। साइकेट्रिस्ट के पास जाइए, वो बता देगा कि कुछ नहीं है, लाइफ इज ए वॉयज नॉट ए डेस्टिनेशन। समझ में आया? लंबी समुद्री यात्रा है जीवन। अपने पूरे एफर्ट लगाइए। टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड।
कहां तक पहुंचे हम? 157 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। फार्मास्यूटिकल्स में शोध एवं नवाचार, नवाचार बोलते हैं इनोवेशन, किसको बोलते हैं? नवाचार को बढ़ावा देने के साथ ही शिक्षकों के प्रशिक्षण का नया ढांचा तैयार किया जाएगा। नई शिक्षा नीति आ गई, आपको पता है, ठीक है, वो पुराना पैटर्न खत्म करना पड़ेगा। लॉर्ड मैकॉले की तो जो नीति थी वो ये थी कि उन्हें ऐसे क्लर्क चाहिए थे, ऐसे ग्रुप सी चाहिए थे जो दिखने में काले हों लेकिन दिमाग से क्या हो, अंग्रेज हों, है ना। तो उन्हें क्लरिकल स्टाफ चाहिए था, इसलिए उन्होंने जो शिक्षा दी इस देश को वो क्लर्क पैदा करने के लिए दी। क्या पैदा करने के लिए? और वो घर कर गई, ग्रुप सी, बस वहीं तक सोचता है आदमी। क्लास 2 और क्लास 1 तक बहुत कम लोग सोचते हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि शिक्षा नीति ही वैसी है। अब शिक्षा नीति बदली है, अब बहुत सारे चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो पूरा वो है कि क्योंकि बहुत विद्वान लोगों के द्वारा नई शिक्षा नीति क्या की गई है, बनाई गई है। जब अच्छे से इंप्लीमेंट हो जाएगी तो आने वाली जो जनरेशन है वो रट्टू तोता नहीं होगी, वो क्या होगी, वो इनोवेशन वाली होगी। वो सरकारी नौकरियों के पीछे नहीं भागेगी, वो क्या करेगी, उद्यमी बनेगी। वो रोजगार प्राप्त करने वाली जनसंख्या नहीं होगी, रोजगार देने वाली जनसंख्या होगी। क्या होगी? चलो आगे। बच्चों और किशोरों के व्यक्तित्व निर्माण में मददगार नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी। इसकी सुविधा का लाभ कहीं से भी उठाया जा सकेगा। क्या उठाया जा सकेगा? लाभ। दूसरे नंबर पर दूसरी प्राथमिकता क्या है? दूसरी प्राथमिकता अंतिम छोर तक पहुंच सुनिश्चित करने की है। अंतिम छोर पे कौन लोग हैं? हो सकता है वो फुटपाथ पे हो सकता है वो बेघर हो सकता है वो क्या हो, बेगर्स, है ना। अंतिम छोर तक पहुंच निश्चित करने की है। इसके लिए सरकार दूर दराज के दुर्गम और अल्प विकसित क्षेत्रों तक आवश्यक सुविधाएं पहुंचाने की दिशा में प्रयासरत है। इसमें जनजाति जैसे वंचित वर्गों के क्षेत्रों को वरीयता देने की बात कही गई है। भाई हमारे राज्य में राजी जनजाति है, कैसा व्यापार करती है वो तो सामने आती नहीं है। राजी जनजाति के लोग वो तो क्या करते हैं, उन्हें कोई चीज चाहिए होती, लकड़ी का बहुत अच्छा सामान बनाते हो तो वो सड़क पे रखते हैं, रात को उस पर एक कपड़ा लगा के रख देंगे कि उसका लाला जी समझ जाएंगे कि इन्हें कपड़ा चाहिए। लाला जी भी वहां पे रात को कपड़ा रखेंगे, वो उठा के रात को सामने ही नहीं आते हैं। तो बहुत सारे उनको कोई टीकाकरण नहीं होता है, बहुत सारी समस्याएं हैं। अंडमान निकोबार में बताया था हमने, जारवा सेंटलीज, है ना, अंडमानी निकोबारी, तो कुछ तो आ गए हैं मुख्य धारा में, लेकिन कुछ की स्थिति अभी भी क्या है, बिल्कुल वैसे ही स्टोन एज वाली है, स्टोन एज का मानव जैसे रहता था। तो जनजाति जैसे वंचित वर्गों के क्षेत्रों को वरीयता देने की बात कही गई है। आकांक्षी विकास खंड कार्यक्रम में स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और अन्य पहलुओं के आधार पर 500 विकास खंड शामिल किए गए हैं। जो गरीब कैदी जमानत राशि या हट जाने की राशि चुकाने में अक्षम है, उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। कई बार कुछ कैदी होते हैं जमानत राशि नहीं दे पाते हैं, तो अब क्या किया जाएगा, उनको वित्तीय सहायता दी जाएगी। कई लोग हैं जेलों में बंद हैं, उन्हें पता ही नहीं है क्यों आए थे, है ना। तीसरी प्राथमिकता दीर्घकालिक इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में निवेश से जुड़ी है। जो तीसरी थर्ड प्रायोरिटी है दीर्घकालिक इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना, लंबे समय तक की जो इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं हैं उनमें क्या करना है, इन्वेस्टमेंट, उनमें क्या करना है, इन्वेस्टमेंट से जुड़ी है। सरकार ने इस दिशा में पूंजीगत व्यय में, किसमें, पूंजीगत व्यय में 33% की भारी बढ़ोतरी कर 10 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया है। यह वृद्धि को बल देने, रोजगार सृजन करने और निजी निवेश को साधने में सहायक होगा। इसमें राज्यों को प्रोत्साहन के लिए केंद्र ने उन्हें 50 वर्षों के लिए 1.3 लाख करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त कर्ज की पेशकश की है। क्या चाहिए भाई, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, मतलब सरकार ये चाह रही है कि क्या हो, उसमें क्या हो रहा, निजी निवेश हो। क्या हो, निजी व्यक्ति निवेश कब करेगा, जब उसके पास पैसा होगा। तो भैया अगर कितने 50 वर्षों के लिए 1.3 लाख करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त कर्ज की पेशकश की है। उन्होंने कहा आप निवेश कीजिए, कर्जा लीजिए, निवेश कीजिए, है ना। रेलवे के लिए अभी तक सर्वाधिक 2.40 लाख करोड़ रुपए की पूंजीगत आवंटन हुआ है। आगे आगे वहीं 75,000 करोड़ रुपए के निवेश से 100 महत्वपूर्ण परिवहन
इंफ्रा परियोजनाएं तैयार की जाएंगी। वायु परिवहन संपर्क को बेहतर बनाने के लिए भी 50 अतिरिक्त एयरपोर्ट और हेलीपोर्ट के साथ ही अन्य संबंधित सुविधाएं विकसित की जाएंगी। आप देख रहे होंगे यात्राएं बढ़ी हैं। क्यों बढ़ी हैं? क्योंकि सुविधाएं बढ़ी हैं, है ना। सिरसी केदारनाथ जाते हुए एक जगह पड़ती है, फाटा एक जगह पड़ती है, वहां से हेली आप पकड़ सकते हो। तो पहले जो लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे कि केदारनाथ तक पहुंच पाएंगे, आज उनको पता है कि हेली सेवाएं हैं, वहां तक पहुंचते हैं। कुछ लोग अगस्त्यमुनि से करते हैं, कुछ लोग सिरसी से करते हैं, कुछ लोग फाटा से करते हैं, जाते हैं, दर्शन करते हैं, वापस आ जाते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर यानी पर्यटन भी बड़ा है उसकी वजह से, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास ध्यान दिया जा रहा है। बद्रीनाथ तो नए प्लान से बन रहा है पूरा। बद्रीनाथ आने वाले समय में देखना आप। हालांकि पर्यावरणविदों का कहना है कि इतनी छेड़छाड़ ठीक नहीं है, इको सेंसिटिव जोन है हिमालय। कैसा है? नहीं, छेड़छाड़ ठीक नहीं है, पर क्या करें, मनुष्य हैं, है ना। मनुष्य प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। और दूसरों का मानना है कि भूगोल में पढ़ा था आपने, प्रकृति के सामने मनुष्य क्या है? कुछ नहीं है, तिनका भर भी नहीं है। तो हेलीपोर्ट के साथ ही अन्य संबंधित सुविधाएं विकसित की जाएंगी। चौथी प्राथमिकता क्या है? भारत से जुड़ी संभावनाओं। अब ये मेंस का क्वेश्चन है भैया, पूरा है। पहली प्राथमिकता, द्वितीय प्राथमिकता, कटिंग करके लिखना है, इतना थोड़े लिखना है, थोड़ा थोड़ा लिखना है, क्योंकि 250 शब्द करने हैं हमने। क्या करने हैं? चौथी प्राथमिकता भारत से जुड़ी संभावनाओं को भुनाने की है। अब भुनाने, वो भुना, वो चने भूनने वाला नहीं, भुनाने मतलब, भुनाना मतलब जैसे चेक भुनाते हैं ना आप, तो चेक को भूनते थोड़े हैं, भुनाते हैं मतलब, हाँ, मतलब चेक दे के पैसा लेना, उसको बोलते हैं हमने चेक क्या कर दिया, भुना दिया की। तो ये वर्ड जो भुनाने की वर्ड है, वो चने भुनने वाला भुनाना नहीं है, ठीक है, भुनाने की है। सरकार, सुशासन, परिवहन, जवाबदेहिता, जवाबदेह प्रशासन, अकाउंटेबिलिटी, जो वर्ड अभी जब एथिक्स पढ़ेंगे वहां पे आएंगे ये सारे शब्द। जवाबदेहिता, अकाउंटेबिलिटी, है ना, ईमानदारी, ठीक है, संवेदनशीलता, ये सब गुण होने चाहिए किसके? प्रशासनिक अधिकारी के अंदर। तो सरकार, सुशासन, गुड गवर्नेंस, सुशासन मतलब गुड गवर्नेंस। परिवहन, आपको पता ही है, परिवहन, ट्रांसपोर्ट। जवाबदेहिता, जो अकाउंटेबिलिटी है किसकी? प्रशासन की। और नागरिक, नागरिक कल्याण को लेकर प्रतिबद्ध है। व्यापारिक सुगमता को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा 39,000 से अधिक अनुपालनों को कम किया गया है और 3,400 विधिक उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाया गया है। विश्वास पर आधारित शासन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 42 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन करने के लिए जन विश्वास विधेयक पेश किया है। कौन सा विधेयक पेश किया है? क्यों किया है? क्यों किया है? ऊपर करो, क्यों किया है, मैं पूछ रहा हूं। विश्वास पर आधारित शासन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 42 केंद्रीय अधिनियमों में, एक्ट थे जो, उनमें संशोधन करने के लिए जन विश्वास विधेयक पेश किया है। विश्वास खत्म हो चुका है जनता का, किससे? सरकारी कार्यालयों से, कि नहीं होगा, बिना दिए नहीं होगा। गरीब आदमी का तो विश्वास है ही नहीं। क्या? तो अब विश्वास कैसे बनाएगी सरकार? इस प्रकार से बनाएगी, जन विश्वास विधेयक के माध्यम से। जन विश्वास इसको बोलते हैं कि मैं किसी सरकारी दफ्तर में गया, मेरा ये काम है, और वो विदिन आधे घंटे में वो काम क्या होगा? हो जाएगा। मैं गया और हो गया, बिना लिए दिए, तो समझ लीजिए मेरा विश्वास क्या हो जाएगा? कायम हो जाएगा, है ना। चलिए जी आगे। पांचवी प्राथमिकता सतत विकास के लिए हरित वृद्धि सुनिश्चित करने की है। किसकी? सतत विकास के लिए, सतत विकास मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हरित वृद्धि सुनिश्चित करने की है। इस दिशा में कार्बन उत्सर्जन और जीवाश्म ईंधन आयात पर निर्भरता घटाने के लिए 19,700 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ऊर्जा संक्रमण और नेट जीरो लक्ष्य की पूर्ति के लिए 35,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। भैया हमें वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ना, वो 17, वो भी तो पूरे करने हैं। यूएन के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हैं, उनको भी तो, उन लक्ष्यों को भी तो प्राप्त करना है, उस दिशा में भी कार्य करना है। तो उस दिशा में कार्य करने के लिए हमें क्या करना है? कार्बन उत्सर्जन को कम करना है, ठीक है। जीवाश्म ईंधन, ये जो पेट्रोलियम वगैरह है, आप देख रहे होंगे स्कूटियां आ गई, कौन सी? लिथियम बैटरी वाली आ गई ना, कार आ गई। अभी विश्वास नहीं है लोगों का उन पर उतना।
अभी लोक लुभावन योजनाएं चल रही है कि भाई ज़्यादा कागज नहीं बनाएंगे, ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं होगी, आप लो आपकी ग्रीन नंबर प्लेट लगेगी, है ना, और ये नहीं वो नहीं, बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। अभी धीरे धीरे देखना आने वाले समय में क्या होगा कि पेट्रोलियम पर निर्भरता कम हो जाएगी, और होनी भी चाहिए। आपको यहाँ से कॉलेज जाना है यार, क्या जरूरत है पेट्रोल वाली स्कूटी के लिए, जब आपकी 100 किलोमीटर चल रही है, कौन सी इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिक स्कूटियां हैं, अगर वो 100 किलोमीटर चल रही है तो इतने तो चलता है शहर में आदमी, एक दिन में कितना चलेगा, 100 ही किलोमीटर चलेगा। बहुत ज्यादा घुमक्कड़ होगा तो 100 ही किलोमीटर तो चलेगा। हमारा काम तो 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर में हो जाता, गए सब्जी लिया वापस आ गए, इतने के लिए तो चाहिए, है ना। तो आने वाले समय में पेट्रोल पर निर्भरता कम करेंगे हम, जीवाश्म ईंधन पर। साथ में आपने और सुना होगा इथेनॉल मिलाते हैं उसमें। क्या मिलाते हैं? जितने भी शुगर मिल हैं, गन्ने से प्राप्त होता है इथेनॉल। तो सरकार ने बोला था कि भाई 10% क्या कीजिए, इथेनॉल मिलाइए। बाद में लक्ष्य ये भी था कि शायद 20% तक करने का लक्ष्य रखा गया था, बात की गई थी, वो हुआ कि नहीं हुआ वो पता चलेगा अभी, कि 80% पेट्रोल और 20%। तो उससे क्या होता है, 20 रुपए बचते हैं हमारे मतलब देश के। अगर हम 100 रुपए का पेट्रोल ले रहे हैं तो अब हम क्या करेंगे, 80 रुपए का लेंगे पेट्रोल, 20 रुपए का हम गन्ने जो जितनी भी शुगर मिल है उनसे इथेनॉल लेंगे और उसमें क्या कर देंगे, मिलाकर। अच्छी चलती है गाड़ी और प्रदूषण भी नहीं होता उतना। समझ में आया? तो ये है 19,700 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। ऊर्जा संक्रमण नेट जीरो लक्ष्य की पूर्ति के लिए 35,000 करोड़ का प्रावधान किया गया। छठी प्राथमिकता के तहत, अब छठी प्राथमिकता आ गई भाई, के तहत युवाओं की क्षमताओं को नया आयाम देने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म और नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम जैसी तमाम पहल की है। पहले अप्रेंटिस करते थे ना, कुछ नहीं मिलता था, अब अप्रेंटिस करोगे कुछ ना कुछ मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? क्योंकि अप्रेंटिस मतलब मैं सीखने आ रहा हूं जी आपकी फैक्ट्री में, अब देना पड़ता है उनको कुछ ना। अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम जैसी तमाम पहल की है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, ये तो गजब की चीज है। अभी भी बोल रहा हूं कि इस फील्ड में चले जाइए, आने वाला समय इसी का है। किसका? AI का। जिसको AI आएगा वही सरवाइव करेगा, जिसको AI नहीं आएगा वो बस बोलता ही रहेगा। जैसे हमारे पुराने लोग नहीं बोलते, जरा फॉर्म भर दो, जरा ये मोबाइल पे क्या कर दो, ये बता दो ये कैसे करते हैं। वैसे अगर AI नहीं आएगा आप अगली जनरेशन के साथ नहीं चल सकते। इसलिए अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। और रोबोटिक्स जैसी आधुनिक तकनीकों में भी युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। उन्हें भत्ते प्रदान करने के साथ ही नियोक्ताओं के साथ भी जोड़ा जाएगा। किसके साथ जोड़ा जाएगा? 7वीं प्राथमिकता भाई, क्या 7वीं प्राथमिकता उस वित्तीय क्षेत्र से जुड़ी है जिसका सशक्त स्वरूप विकसित भारत के लिए अत्यंत आवश्यक है। वित्तीय सुधारों और तकनीकी उन्नयन, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। यार कब तक कोयले पे तेल निकालोगे? मशीनें लानी पड़ेंगी ना। नहीं, आपको अपना क्या करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करना पड़ेगा, नई मशीनें लगानी पड़ेगी, नई टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, मजदूरों पर निर्भरता कम करनी पड़ेगी, मशीनी काम ज्यादा करना पड़ेगा। समझ में आया भाई? आप खुद भी देख रहे हो जमाना किसका है, जमाना पकौड़ों का है या चिप्स का है? क्या बिक रहे हैं ज्यादा? चिप्स। और चिप्स कहाँ बन रहे हैं, किस चीज के बन रहे हैं चिप्स? आलू के। और पकौड़े किसके बन रहे हैं? वो भी आलू के, गोभी के भी, मिर्च के भी, अंडे के भी, पनीर के भी बन रहे हैं ना। लेकिन लोग क्या खाना पसंद कर रहे हैं? चिप्स। क्यों? क्योंकि अप्रोच है, कहीं पर भी बस में जा रहे हैं चिप्स दे दो, बच्चे तो वही खा रहे हैं, खाना तो खा ही नहीं रहे। क्यों? कुछ लोगों का जीवन तो बिंगो टेढ़े मेढ़े एंगल, बिंगो टेढ़े मेढ़े पर चल रहा है, कुछ का उस पर चल रहा है। तो क्यों? ये क्योंकि जल्दी मिल जाता है। क्या मिल जाता है? जल्दी। और इनका प्रोडक्शन ऐसे नहीं होता है, इनका प्रोडक्शन लाखों पैकेट एक दिन में बनते हैं। क्या बनते हैं? इतनी बड़ी जनसंख्या की आवश्यकता ऐसे ही पूरी नहीं हो रही है। एक पकौड़े वाला कितने पकौड़े तल लेगा? 100 लोग खा पाएंगे मुश्किल से। तो आपको कुछ ना कुछ नया लाना पड़ेगा। और मुनाफा कौन कमा रही है? विदेशी कंपनियां कमा रही हैं। ये जितनी भी कंपनियां जो आप चिप्स खा रहे हो, अधिकतर उसमें क्या है? विदेशी या बड़े घराने हैं, तो औद्योगिक घराने। गरीब आदमी तो मर गया बेचारा।
जलजीरा कोई पी नहीं रहा, सब क्या पी रहे हैं? कोल्ड ड्रिंक। क्या पी रहे हैं? पी रहे हैं ना। जलजीरा क्यों नहीं पी रहे? लू से बचाएगा आपको जलजीरा। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं हाथ वो कर रहा है, ऐसे कर रहा है, फिर लोगों को लगा कि नहीं यार थोड़ा सा हाइजीनिक हो गए लोग, मशीनों से बनेगा तब सब पिएंगे। समझ में आ रहा है? बाद में पूछना जो भी क्वेश्चन होगा। वित्तीय समावेशन बढ़ाने के साथ बेहतर सुविधाएं दी गई हैं। बजट में एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी योजना, क्या? क्रेडिट गारंटी योजना। एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, है ना, के लिए क्रेडिट। और ये ध्यान रखना कि देश की अर्थव्यवस्था में भारी उद्योगों का उतना योगदान नहीं है जितना एमएसएमई का है। चाहे तो आप निर्यात ले लो, चाहे आप रोजगार सृजन ले लो, ज्यादा रोजगार इसमें मिलता है। बट एमएसएमई, इनकी समस्या ये है कि ये बैंकों पर निर्भर हैं, ये लोन पर निर्भर हैं। और जब डीमोनेटाइजेशन हुआ तो बहुत बुरा प्रभाव पड़ा किस पर? एमएसएमई पर। जब कोरोना आया तो इस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा एमएसएमई पर, क्योंकि भारी उद्योगों पर उतना प्रभाव नहीं पड़ता है लेकिन इन पर पड़ता है। तो अब इनको उबारने के नए नए तरीके चल रहे हैं कि क्रेडिट गारंटी योजना। बैंकों को बोला जा रहा है भैया लोन दो इनको, अगर आपको नुकसान होगा तो सरकार भरेगी। क्या करेगी? सरकार भरेगी। ठीक है। गारंटी योजना के कायाकल्प के साथ ही नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री और वित्तीय क्षेत्र नियमनों को सरल किया है। कुल मिलाकर बजट से स्पष्ट है कि सरकार अगले 25 वर्षों में देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है। और यह ध्यान रखना कि सिर्फ सरकार ही नहीं बनाएगी विकसित, आप लोग भी बनाओगे। अगर आप काम करोगे देश के लिए तो क्या होगा? देश विकसित होगा। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाओगे, कुछ काम नहीं करोगे, पैरासाइटिक टेंडेंसी पर रहोगे, है ना, इकोनॉमी में कोई योगदान नहीं दोगे तो फिर दिक्कत है। इतना समझ में आ गया? तो इसको मेरे ख्याल से यहीं पर कितना हो गया? 37 मिनट। इसको अलग से कराता हूं मैं।